इस वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस के कुछ एमसीक्यूज, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। भुगतान संतुलन के चालू खाते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें अनुदान, उपहार और धन प्रेषण जैसे स्थानांतरण शामिल है। सेकेंड वाला, इसमें गैर उत्पादित और गैर वित्तीय परिसंपत्तियाँ शामिल है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? ए। इसमें केवल हमारा फर्स्ट वाला सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है वो रॉन्ग है। इसमें ये जो हैगा, ये इसमें क्या हैगा कि प्राकृतिक, उत्पादिक या वित्तीय ही शामिल है। बाकी है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। भुगतान संतुलन बीओपी के चालू खाते का उपयोग किसी देश और देश के विश्व के बीच लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इन लेन देन को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, व्यापारिक वस्तुओं और अदृश्य लेन देन। व्यापारिक लेन देन में वस्तुओं का निर्यात और आयात शामिल है। अदृश्य लेन देन को आगे तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। सेवाएं, इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं शामिल है, जैसे यात्रा, परिवहन, बीमा, अनियंत्रित शामिल न की गई सरकारी सेवाएं, GNIE, तथा विविध सेवाएं जैसे संचार, निर्माण, वित्तीय सेवाएं, सॉफ्टवेयर, समाचार एजेंसी सेवाएं, रॉयल्टी तथा प्रबंधन और व्यवसाय सेवाएं आदि। आई इस श्रेणी में निवेश, आय और कर्मचारियों का मुआवजा शामिल है। चालू स्थानांतरण, इसमें अनुदान, उपहार और प्रेषण जैसे स्थानांतरण शामिल है। जो मूल्य के एक ऐसे स्थानांतरण जिनमें कोई प्रतिफल शामिल नहीं है, अर्थात कोई प्रत्यक्ष प्रतिफल या विनिमय अपेक्षित नहीं है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही है। भुगतान संतुलन बीओपी की पूंजी खाते में दो प्रकार घटक है। पूंजी हस्तांतरण, इसमें पूंजी का एक तरफा हस्तांतरण शामिल है, जैसे ऋण माफी, प्रवासियों द्वारा परिसंपत्तियों का हस्तांतरण, जब व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और अपनी परिसंपत्तियों अपने साथ लाते हैं, तथा आय के बजाय पूंजी से संबंधित अनुदान। गैर उत्पादित, गैर वित्तीय संपत्तियों का अधिग्रहण और निपटान, उन परिसंपत्तियों की खरीदी या बिक्री से जुड़े लेन देन को संदर्भित करता है जो प्राकृतिक में उत्पादित या वित्तीय नहीं है। इन परिसंपत्तियों में भूमि, प्राकृतिक संसाधन तथा पेटेंट और ट्रेडमार्क जैसी अमूर्त परिसंपत्तियां शामिल है। हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकेंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डंपिंग से तात्पर्य आयात करने वाले देश को घटिया माल निर्यात करने से है। सेकेंड वाला, एंटी डंपिंग शुल्क सामान्यतः ऐसे लागू होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा। थर्ड वाला, एंटी डंपिंग ड्यूटी निर्यातक देश में उत्पादकों को दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी का प्रतिकार करने के लिए आयात पर लगाए जाने वाला सीमा शुल्क है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? केवल एक। इसमें जो हमारा सेकंड वाला सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट और थर्ड वाला है वो रॉन्ग है। ये जो है हमारा डंपिंग किससे तात्पर्य है? जो आयात करने वाले देश रहते हैं उन पर कम कीमत पर बेचा जाता है ये, ठीक है। और थर्ड वाला जो हमारा, ये है हमारा जो सामान्य शुल्क रहता है उससे कम कीमत पर बेचे जाने वाले मूल्य से है। तो इसलिए इसमें हमारा फर्स्ट और थर्ड दोनों ही गलत है, सिर्फ सेकंड सही है। एंटी डंपिंग ड्यूटी, डंपिंग आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य भेदभाव के एक रूप को संदर्भित करता है, जहाँ किसी उत्पाद को निर्यात करने वाले देश के बाजार की तुलना में आयात करने वाले देश में कम कीमत पर बेचा जाता है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है। मूल रूप से डंपिंग की पहचान दो बाजारों के बीच कीमतों की तुलना करके की जा सकती है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के साधन के रूप में एंटी डंपिंग उपायों के उपयोग की अनुमति दी गई है। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाए जाने की तिथि से 5 साल तक प्रभावित रहती है, जब तक कि इसे पहले रद्द न कर दिया जाए। इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही है। सूर्यास्त समीक्षा को सूर्यास्त या समाप्ति समीक्षा से जांच के बाद अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी ADD आयात पर लगाए जाने वाला सीमा शुल्क है, जो माल को उसके सामान्य मूल्य से बहुत कम कीमत पर बेचे जाने से बचाता है। तो जो हमारा थर्ड है वो सही नहीं है। प्रतिकारी शुल्क CVD आयात पर लगाए जाने वाला एक सीमा शुल्क है, जो निर्यातक देश में उत्पादकों को दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी का प्रतिकार करता है। थर्ड वाला है हमारा, बंदरगाहों के प्रकार दे रखे हैं, उनकी विशेषताएं दे रखी है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। हमारा फर्स्ट दे रखा है पोर्ट ऑफ कॉल, इसका विशेषताएं दे रखी है। प्रारंभ में ईंधन भरने और खाद्य आपूर्ति के लिए विकसित किया गया था। सेकेंड वाला, पैकेट स्टेशन युद्धपोतों की मरम्मत सुविधाओं के साथ सैन्य ठिकानों के रूप में कार्य करते हैं। थर्ड वाला, एंट्रेपोल बंदरगाह संग्रहण केंद्र, जहां माल का आयात और पुनः निर्यात किया जाता है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? B। इसमें केवल हमारा फर्स्ट और थर्ड वाला सही है।
लेकिन जो हमारा इसमें सेकेंड वाला रोग है, जो पैकेट स्टेशन है वो क्या है, यात्री और डाक परिवहन के लिए जो है समर्पित जो है एक नौका बंदरगाह है, इसलिए जो हमारा सेकेंड वाला है इसमें वो सही नहीं है। बंदरगाह ये बंदरगाह मूल रूप से प्रमुख समुद्री मार्गों रुकने के बिंदु के रूप में विकसित हुए थे, जहां जहाज ईंधन भरने, पानी लेने और खाद्य आपूर्ति का भंडारण करने के लिए डेरा डालते थे, इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही सुमेलित है। समय के साथ वे पूर्ण विकसित वाणिज्यिक बंदरगाहों में बदल गए, जहां व्यापार और माल का संचालन होता था, जैसे अदन, होनोलुलु एवं सिंगापुर आदि। पैकेट स्टेशन ये बंदरगाह सैन्य अड्डे नहीं बल्कि छोटी दूरी तक यात्री और डाक परिवहन के लिए समर्पित नौका बंदरगाह है। ये आमतौर पर जोड़े में रहते हैं तथा जल निकाय के पार एक दूसरे के सामने स्थित होते हैं, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही सुमेलित नहीं है। एंट्रीपोर्ट जो हमारा पोर्ट है ये संग्रह केंद्र के रूप में काम करते हैं, जहां विभिन्न देशों से माल आयात किया जाता है और फिर बिना किसी महत्वपूर्ण प्रसंस्करण के पुनः निर्यात किया जाता है, इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 4th, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ आसियान की स्थापना वर्ष 1967 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से हुई थी। सेकेंड वाला वर्ष 2002 में भारत आसियान का रणनीतिक साझेदार बन गया। थर्ड वाला हमारा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र सॉफ्टा अपनी प्रस्तावना में अल्प विकसित देशों LDC के लिए विशेष रूप और विभेदीकरण व्यवहार की आवश्यकता को स्वीकार करता है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारा फर्स्ट और थर्ड वाला सही है, लेकिन जो हमारा सेकेंड वाला है वो रॉन्ग है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान की स्थापना वर्ष 1967 में बैंकॉक थाईलैंड एवं आसियान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से हुई थी, जिसे बैंकॉक घोषणा के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। आसियान के संस्थापक सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। पिछले कुछ वर्षों में आसियान के साथ भारत के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। वर्ष 1992 में भारत आसियान के साथ क्षेत्रीय वार्ता साझेदार बन गया, जिससे व्यापार, निवेश और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में औपचारिक भागीदारी की शुरुआत हुई। वर्ष 1995 में साझेदारी को पूर्ण वार्ता साझेदार के स्तर तक बढ़ा दिया गया, जिससे विदेशी मंत्री स्तर तक बातचीत का विस्तार हुआ तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा। 2002 में संबंधों को शिखर सम्मेलन स्तर तक उन्नत किया गया, जब पहला भारत आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिससे उच्च स्तरीय राजनीतिक और आर्थिक संबंध मजबूत हुए थे। और वर्ष 2012 में नई दिल्ली में 20 वर्षीय स्मारक शिखर सम्मेलन के दौरान राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में गहन सहयोग और ध्यान केंद्रित करते हुए वार्ता साझेदारी को रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र सॉफ्टा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क के अंतर्गत एक मुक्त व्यापार समझौता है। इसे वर्ष 1993 में स्थापित सार्क अधिमान्य व्यापार व्यवस्था के स्थान पर वर्ष 2006 में क्रियान्वित किया गया था। साफ्टा के सदस्य देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। समझौते की प्रस्तावना में सबसे कम विकसित देशों में LDC को विशेष रूप और विभेदक उपचार प्रदान करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था, इसलिए जो हमारा थर्ड है वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 5th, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर 2 कथन दे रखे और उनके यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे। उपयुक्त जो कथन है उनके संबंध में हमें यहाँ पर कौन सी सही है। फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, और जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट की व्याख्या भी करता है। जो हमारा बी वाला ऑप्शन दे रखा है वो क्या है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, लेकिन जो बी वाला है वो ए वाले की व्याख्या नहीं करता है। और जो हमारा सी है, फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड वाला रॉन्ग है। डी वाला है, फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है। तो हमें इसमें से बताना है इन कथन से जो संदर्भित है। फर्स्ट हमें दे रखा है, देश की जनगणना केंद्र सरकार के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा आयोजित की जाती है। सेकंड वाला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना एक समवर्ती विषय है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, सी। इसमें केवल हमारा फर्स्ट वाला सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला रॉन्ग है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना एक संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है जो किसके, केंद्र सरकार के अधीन होता है, इसलिए जो हमारा इसमें सेकंड वाला है वो रॉन्ग है। इसमें केवल फर्स्ट वाला सही है, तो इसका आंसर होगा सी। देश की जनगणना केंद्रीय गृह मंत्रालय के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा आयोजित की जाती है, इसलिए फर्स्ट सही है। भारत में जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की जाती है, जो जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक आंकड़े एकत्र करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ का विषय है, अर्थात यह केंद्र सरकार के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। इसे 7वीं अनुसूची की संघ सूची में प्रविष्ट संख्या 69 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिससे पूरे देश में डेटा संग्रहण के लिए एक समान दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, अंतर्देशीय जल मार्गों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेन्यूब नदी पूर्वी यूरोप में एक अंतर्देशीय जल मार्ग है जो ब्लैक फॉरेस्ट से पूर्व की ओर बहती है। सेकेंड वाला है डसेल्डोर्फ नीदरलैंड में राइन नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह। थर्ड वाला है सू नहर और वेलेंड नहर उत्तरी अमेरिका में महान झीलों को जोड़ती है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो जो हमारा इसका आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी। इसमें हमारे केवल 2 सही है, इसमें हमारे फर्स्ट और थर्ड, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है वो इसमें रोंग है। जो हमारा डेसेल्डोर्फ होगा वो क्या है, जर्मनी के राइन पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह, इसलिए जो हमारा इसमें सेकंड वाला रोंग है, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड सही है, इसका आंसर बी होगा। जल मार्ग डेन्यूब नदी पूर्वी यूरोप में एक महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जल मार्ग है जो ब्लैक फॉरेस्ट से पूर्व की ओर बहती है और टोरना सेवरिन तक नौगम्य है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड जैसे होकर बहती है तथा रॉटरडेम से स्विट्जरलैंड के बासेल तक 700 किमी तक नौगम्य है। डसेल्डोर्फ जर्मनी में राइन पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। रूहर नदी पूर्व से इसमें मिलती है जो एक समृद्ध कोयला क्षेत्र से होकर बहती है, जिससे यह बेसिन एक समृद्ध विनिर्माण क्षेत्र बन जाता है। यह स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों में उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री मार्ग में जोड़ता है। उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स सू नहर और वेलेंड नहर से जुड़े हुए हैं जो एक प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्ग बनाते हैं, इसलिए जो हमारा थर्ड है वो सही है। डुलूथ और बेफेलो जैसे बंदरगाह समुद्री जहाज़ों को संभालते हैं, लेकिन मॉन्ट्रेलिया में तेज बहाव के कारण माल को छोटे जहाज़ों में भेजा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 7, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकार अभिकरण NIA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से सही है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, इसकी स्थापना वर्ष 2008 के मुंबई में आतंकवादी हमलों के प्रतिक्रिया स्वरूप की गई थी। सेकेंड वाला है राज्यों में काम करने के लिए इसे राज्य सरकारों से विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। थर्ड, इसके अधिकार क्षेत्र में आतंकवाद से जुड़े मामलों में नार्कोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के एक्ट 1985 के तहत अपराध भी शामिल है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, बी। इसमें हमारा फर्स्ट और थर्ड दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है वो रोंग है। राज्यों में काम करने के लिए इसे राज्य सरकारों से विशेष अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसमें जो हमारा होगा फर्स्ट और थर्ड सही है, बी आंसर होगा इसका। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े आतंकवाद के बहुमुखी खतरों से निपटने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2008 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की स्थापना की थी। इसकी स्थापना वर्ष 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के प्रतिक्रिया स्वरूप की गई थी। इसका गठन राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 के तहत किया गया था, इसलिए फर्स्ट सही है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार केंद्र गृह मंत्रालय के माध्यम से NIA को मामले भेज सकती है। NIA सौंप प्रेरणा से यह केंद्र सरकार के निर्देश पर भी हम मामले में जांच कर सकती है। NIA भारत के बाहर किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों की जांच कर सकती है यदि वे उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं तो। विशेष अनुमति की आवश्यकता के बिना राज्यों में कार्य करती है। NIA संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारत के बाहर किए गए अपराधों को भी जांच कर सकती है, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। NIA विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1992, विधि विरोध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, विमान अपहरण विरोधी अधिनियम 2016 आदि कानूनों के तहत विभिन्न अपराधों की जांच करती है। सितंबर 2020 में NIA के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करके इसमें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत आतंकवाद से जुड़े अपराधों को भी शामिल किया गया था, तो जो हमारा थर्ड है वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमारा उन्हें वर्ष 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सेकेंड वाला वर्ष 2012 में भारत ने उनकी जयंती को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से सही है।
तो इसका आंसर है हमारा मेजर ध्यानचंद। ये मेजर ध्यानचंद के संबंध में हैगा, तो इसलिए हमारा इसका आंसर होगा बी। जो हमारे मेजर ध्यानचंद भारत के स्वतंत्र पूर्व एक प्रमुख हॉकी खिलाड़ी थे। अपनी स्टिक वर्क और खेल की समझ के कारण वे हॉकी के जादूगर अथवा जादूगर के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्हें वर्ष 1928 में 1932 और 1936 के समर ओलंपिक भारत की पहली बार स्वर्ण पदक जीतने की हैट्रिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1926 और 1948 के बीच उन्होंने भारत के लिए 185 मैच खेले थे तथा जहां 400 से अधिक गोल किए। उन्हें 1956 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मभूषण मिला था। वर्ष 2012 में भारत सरकार ने उनकी जयंती को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उन्हें सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। इसका आंसर बी होगा हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। वित्तीय बाजारों के संदर्भ में फैक्टर निवेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है फैक्टर निवेश के अंतर्गत परिसंपत्ति वर्गों में आकार, मूल्य, गति, विकास, कम अद्यत्वी और गुणवत्ता और रिटर्न के विशिष्ट चालकों को लक्षित करने में शामिल है। सेकेंड वाला कारक निवेश का मुख्य उद्देश्य निवेश में स्थायित्व प्राप्त करने के लिए पोर्टफोलियो रिटर्न को कम करना है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? ए। इसमें हमारा फर्स्ट वाला सही है, लेकिन जो सेकेंड है वो रॉन्ग है। कारक जो निवेश उसका उद्देश्य क्या होता है कि जो है स्थायित्व, पोर्टफोलियो रिटर्न को बढ़ाना और विविधीकरण को भी बढ़ाना है, इसलिए जो इसका आंसर होगा ए। इसमें हमारा केवल फर्स्ट सही है, सेकंड वाला रॉन्ग है। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। फैक्टर निवेश के अंतर्गत परिसंपत्तियों को वर्गों के आकार में मूल्य, गति, विकास, कम स्थायित्व और गुणवत्ता जैसे रिटर्न फैक्टर के विशिष्ट चालकों को लक्षित करना शामिल है। फर्स्ट सही है। भारत में फैक्टर निवेश का विकास सेंसेक्स और निफ्टी जैसे सूचकांकों से अधिक विशिष्ट एकल कारक फंडों में स्थानांतरित हो गया है, जो गुणवत्ता, मूल्य एवं गति जैसे गुणों पर जोर देते हैं। ये पोर्टफोलियो रिटर्न को बेहतर बनाने, अस्थिरता को कम करने और विविधीकरण को बढ़ाने में मदद करते हैं, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लेप्टोस्पाइरोसिस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, यह रोगजनक स्पाइरोकेट्स के कारण होता है। सेकंड वाला इसका वेल्ड सिंड्रोम से बहुत निकट संबंध है। थर्ड वाला है कृंतक अपने पूरे जीवन काल से लेप्टोस्पाइरस उत्सर्जित कर सकते हैं। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? सी। इसमें हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों ही सही है। लेप्टोस्पाइरोसिस से लेप्टोस्पाइस जिनसेक जोन जो है हमारा रोगजनक स्पाइरोटेक्स के कारण होता है। ये बैक्टीरिया जूनोटिक है, जिसका अर्थ है कि जंतुओं से मनुष्य में संचारित होते हैं, इसलिए जो फर्स्ट है वो सही है। लेप्टोस्पायर बैक्टीरिया रोगजनक हो सकते हैं। रोगजनक लेप्टोस्पायर कुछ जीव जंतुओं के गुर्दे और जनन अंग पथ में पाए जाते हैं, जो मनुष्य में लेप्टोस्पाइरोसिस का प्राथमिक कारण है। कई रत्नधारी प्रजातियाँ जिनमें कृंतक, मवेशी और ये कुत्ते आम हैं, जो गुर्दे में स्पेटोस्पायर को अष्ट प्राप्त होता है। यह घाव श्लेष्मा, झिल्ली या जलयुक्त त्वचा के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश कर सकता है। दुर्लभ मामलों में यह रोग एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल सकता है। इसमें हल्के फ्लू जैसी बीमारी से लेकर विल्स सिंड्रोम, गुर्दे और यकृत की शिथिलता, मेनिंजाइटिस और फुफ्फुसिया रक्त स्राव जैसी गंभीर स्थितियाँ शामिल है। सेकेंड वाला भी सही है। कृंतक इस रोग के संक्रमण में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बिना कोई लक्षण दिखाए अपने पूरे जीवन काल में लेप्टोस्पायर का उत्सर्जन कर सकते हैं, इसलिए जो हमारा वो थर्ड वाला भी सही है। उम्मीद है आज का जो हमारा सेशन है आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।